हिटलर के बारे में काफ़ी कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में जान लिया था, लेकिन कहानी आधी है और आधी कहानी जानने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने हिटलर का फर्स्ट लेक्चर मतलब हिटलर नाजिज्म के बारे में जो हमने पढ़ा उसका फर्स्ट लेक्चर देखा है, तो उसके बाद आप ये लेक्चर देखना मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम 2 ही लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर को, पूरे नाजिज्म चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे डिटेल्स के साथ। और साथ में आपको बोरिंग नहीं लगने दूंगी मैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो पार्ट 2 चालू करते हैं अनुशाला के साथ, क्लास 9th हिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 3, दैट इज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। राइज ऑफ हिटलर तक हम कल शुरू कर चुके थे कि किस तरीके से हिटलर आया सामने। हिटलर असल में जब सामने आते हैं तो डेमोक्रेसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, हिटलर आते हैं किसके थ्रू? डेमोक्रेसी के थ्रू। क्यों? क्योंकि रेस्टैग में 1933 में या 1932 में उनको 37% ऑफ वोट मिल जाते हैं, जो कि किसी भी पार्टी को सबसे मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स मिलने वाले थे। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी के थ्रू तो ये हिटलर सामने आ गए, लेकिन जैसे ही ये रूल में आएंगे, जैसे ये गवर्नमेंट बनाएंगे, वैसे ही सबसे पहला काम करेंगे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करने का या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का। अब ये बात सोचने वाली है कि डेमोक्रेसी के थ्रू हिटलर पावर में आया, लेकिन क्यों उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के बारे में सोचा? इसका कारण था हिटलर के मोटिव्स, या जिसको हम कहेंगे हिटलर के इरादे। ठीक है, हिटलर के इरादे जो थे वो कभी भी डेमोक्रेसी के थ्रू पूरे नहीं हो सकते थे। वो पूरे करने के लिए हिटलर को स्टैब्लिश करनी पड़ती डिक्टेटरशिप। ठीक है, और डिक्टेटरशिप यानी कि जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का रूल होता है। ठीक है, वो अपनी मनमानी से काम करता है। डिक्टेटरशिप बनाने के लिए हिटलर को डेमोक्रेसी को तोड़ना पड़ा। ठीक है, देखते हैं कैसे। जनवरी 13, 1933 में जो जर्मनी के प्रेसिडेंट होते हैं हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को बोला कि आप बन जाओ यहाँ के चांसलर। ठीक है, उनको चांसलरशिप ऑफर की। जैसे कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही जर्मनी में एक सिमिलर पोजीशन होती है चांसलर की। ठीक है, हिटलर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाजीज जो होते हैं, मतलब हिटलर की जो पार्टी होती है नाजी पार्टी, वो अब तक कंजर्वेटिव्स को अपनी साइड कर लेती है कि भाई आपका भला इसी में है कि आप हिटलर का सपोर्ट करें। ठीक है, अगर आप हिटलर के अगेंस्ट में जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके हित में कोई भी काम नहीं होने वाला है। हिटलर वॉज सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और हिटलर कंजर्वेटिव्स का भी साथ लेकर एकदम तैयार था कि अब तो मैं डेमोक्रेसी को ख़त्म करके ही रहूंगा, उसके स्ट्रक्चर यानी बेस को ही ख़त्म कर दूंगा मैं। ठीक है, और बेस क्या था? बेस था रिश्टैग, यानी कि जो उस वक्त पर कॉन्स्टिट्यूशन और वीमर रिपब्लिक बनी थी, वीमर पार्लियामेंट बनी थी। ठीक है, तो एक मिस्टीरियस आग लग जाती है कहाँ पर? रिश्टैग बिल्डिंग में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। अब ये मिस्टीरियस आग, हमें तो पता है ना कि ये मिस्टीरियस आग लगाई किसने? डेफिनेटली जिसके इरादे थे डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के। तो नोबडी रियलाइज्ड कि आग किसने लगवाई, कैसे लगी, बट एक मिस्टीरियस तरीके से आग लगी और रिश्टैग की बिल्डिंग जल गई। और रिश्टैग क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बड़ा सामने दिखने वाला एक एविडेंस था, वो मिट गया। ठीक है, और जैसे ये हुआ तो हिटलर क्या करेंगे? फायर डिक्री यानी एक नियम लगाएंगे, एक छोटा सा लॉ लेकर सामने आएंगे, फायर डिक्री, जिसका नाम है 1933 में। फायर डिक्री असल में सिविक राइट्स जो होते हैं, यानी कॉमन पीपल के जो राइट्स होते हैं, उनको इनडेफिनेटली, मतलब लंबे समय तक के लिए, पता नहीं अनिश्चित काल तक के लिए क्या कर देती है? सस्पेंड कर देती है कि अब किसी भी प्रकार के सिविक राइट की डिमांड आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि जो फायर डिक्री है, मतलब पार्लियामेंट में आग लगी तो लगाई किसने? हिटलर का कहना यह था कि क्योंकि बहुत सारे राइट्स मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, और उसी का एक रीज़न था ये आग लगना। ठीक है, तो बेसिकली हिटलर का काम भी हो गया और इल्ज़ाम भी दूसरों के ऊपर चला गया, जिसके आड़ में हिटलर ने सिविक राइट्स को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से राइट्स है इसमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली गारंटीड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब जो भी आप सोचते समझते हैं उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार, प्रेस यानी मीडिया की बात हो रही है, और असेंबली यानी इकट्ठा होने का अधिकार। ओपोनेंट्स वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, और इसी की आड़ में हिटलर ने जो उसके ऑपोजिशन थे, है ना, ओपोनेंट्स जो थे उसके, जो लोग हिटलर के अगेंस्ट बोलते थे, उन लोगों को उठाकर कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। ठीक है, और साथ में कम्युनिस्ट लोगों में, ये जो ओपोनेंट्स थे इनमें से एक थे कम्युनिस्ट, इनको बहुत ज़्यादा सीवियरली पनिश किया गया। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप क्या था? कंसंट्रेशन कैंप असल में जर्मनी के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाकों में एक प्रकार के सेटलमेंट्स एरिया थे, जहाँ पर बहुत ही हार्श लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती थी लोगों को। ठीक है, छोटे छोटे से कमरे, बहुत बहुत छोटे कमरे दे दिए जाते थे, राइट, और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह भी नहीं होता था। साथ में रूम के पास जो दरवाज़ा होता था उसमें करंट वाले वायर्स लगे होते थे। ठीक है,
कि अगर ज़्यादा इससे कोई निकलने की कोशिश करेगा तो उसको करंट लगेगा और उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली लोगों को मारने का एक तरीका था कंसंट्रेशन कैंप्स। इस प्रकार के घर कि ज़्यादा लंबे समय तक लोग उसमें सर्वाइव ना कर सकें। मार्च 3, 1933 इनेबलिंग एक्ट वॉज पास। ठीक है, फिर 3 मार्च को 1933 में ही इन्होंने एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जो क्या कहता था कि डिक्टेटरशिप होगी अब जर्मनी में। ठीक है, अब जो डेमोक्रेसी है उसको ऑफिशियली ख़त्म करके हमने क्या स्टैब्लिश कर दिया है, डिक्टेटरशिप। कब? 1933। आप चाहें तो ये डेट याद रख सकते हैं और नहीं तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हिटलर गॉट ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ठीक है, डिक्री यानी यहाँ पर मनमानी की बात हो रही है। हिटलर को पूरा अधिकार मिल गया था कि भाई वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को एक तरफ सरका के अपनी मनमानी से रूल कर सकता है, क्योंकि अब तो ये डिक्टेटर है ना, वो भी लीगली। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बैंड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़कर, और वो पार्टीज या वो ग्रुप्स जो नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे उनके साथ एफिलिएटेड थे। ठीक है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। क्यों? ताकि किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म ना हो। पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा। नाजी पार्टी है तो वो तो खुद हिटलर के सपोर्ट में, वो क्यों क्रिटिसिज्म करेगी। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। बचा क्या फिर? पूरा हिटलर का जो कंट्रोल था, है ना, वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर चल रहा था। मार्केट्स हिटलर के हिसाब से चल रहे थे। मीडिया हिटलर जो कह रहा था वही बातें बता रही थी लोगों को। आर्मी जैसा हिटलर कही थी वैसे ही काम कर रही थी। और जुडिशरी, अब न्याय जहाँ से मिलने के चांसेस होते हैं, जहाँ से लोगों को होप होती है न्याय की, अगर वही पूरी तरीके से हिटलर के कंट्रोल में है तो किस प्रकार का जुडिशरी, कैसा जस्टिस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डिक्टेटरशिप कहा गया है कि हर तरीके से बात सिर्फ एक ही व्यक्ति की मानी जाएगी, ऑर्गन्स कितने ही रख लो आप। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएटेड टू कंट्रोल सोसाइटी इन नाजी वे। और इसके अलावा पुलिस फोर्सेस के अलावा बहुत सारी ऐसी फोर्सेस को क्रिएट किया गया, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को क्रिएट किया गया जो नाजी लाइफस्टाइल के तरीके से लोगों को ढालने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। साथ में पुलिस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी कि किसी भी प्रकार की पनिशमेंट लोगों को दे दो, नोबडी इज गोइंग टू रेज अ क्वेश्चन ऑन यू। तो पुलिस फोर्सेस को और स्पेशल फोर्सेस को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइप की पावर्स मिल गई थी डेफिनेटली, जिसके कारण सिटीजन्स जो थे उनको किसी भी प्रकार का फ्रीडम नहीं मिल रहा था। चलो अब देखो, अभी हिटलर ने किस चीज़ को डिस्ट्रक्ट किया? हिटलर ने डिस्ट्रक्ट किया डेमोक्रेसी को। अब हिटलर को कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना था, कुछ दोबारा से बनाना था, और डेफिनेटली वो डेमोक्रेसी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को दोबारा से ही बनाना होता तो इन दी फर्स्ट प्लेस उसको डिस्ट्रक्ट करता ही क्यों। तो किस चीज़ को रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है? इकोनॉमी। हिटलर को समझ में आ चुका था कि भाई हमारा वर्ल्ड वॉर 1 से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और अब अगर हमने अपनी इकोनॉमी पर फोकस नहीं किया, ठीक है, अगर हमने अपने रिसोर्सेज को, जो बचे कुचे थोड़े से रिसोर्सेज बचे हुए हैं, उनको अगर ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हिटलर क्या करेंगे, एक इकोनॉमिस्ट को हायर करेंगे जिसका नाम होगा ज़ाल्मर सेशिट। ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई हैं उनकी आप क्या करोगे, जो भी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी करने की जिम्मेदारी आपकी। अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ज़ाल्मर जो है ये क्या सजेशन देते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमको एम करना चाहिए पूरे प्रोडक्शन पर, फुल प्रोडक्शन, मतलब जितनी कैपेसिटी हो सकती है उतना प्रोडक्शन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा लगाएंगे और इकोनॉमी जो है वो काम करना चालू कर देगी थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। और एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे भाई हम? वर्क क्रिएशन मतलब काम को क्रिएट करने वाले प्रोग्राम्स चलाएंगे, नए नए काम को क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, जिसका पैसा स्टेट देगी। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसा देगी ऐसे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए जहाँ पर काम को, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा और लोगों को दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ कुछ हम कहेंगे कि टाइम जो था वो भी हिटलर के फेवर में चल रहा था। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को काफ़ी सपोर्ट मिला। ठीक है, हिटलर क्या करेगा, हिटलर जो लीग ऑफ नेशंस था उससे जर्मनी को बाहर निकाल लेगा। लीग ऑफ नेशन क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 के तुरंत बाद जिसको हम कहेंगे। ठीक है, एक लीग ऑफ नेशंस नाम का एक ग्रुप बनता है जो ये देखने की कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार का वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो, इंटरनेशनल पीस बना रहे। लेकिन हालांकि ये फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि इसके बनने के बाद भी तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, तो मतलब ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। राइट, रिकॉग्नाइज्ड रीऑक्यूपाइड राइनलैंड।
हिटलर ने क्या किया, राइनलैंड को भी वापस ले लिया। राइनलैंड क्या था, हमने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में पढ़ा था, एक रिच रिसोर्स एरिया हुआ करता था जर्मनी के पास। इसको भी वापस किसने ले लिया, हिटलर ने। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक किया, यूनाइट किया इन 1938 अंडर द स्लोगन। क्या स्लोगन देकर इन्होंने यूनाइट किया, बेसिकली इन्होंने दिमाग के साथ खेला लोगों के। वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। वन पीपल का मतलब क्या है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोगों को एक बराबर का, इक्वल कहा गया है, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक एम्पायर बन जाना चाहिए और दोनों का लीडर एक ही होगा, जो कि है हमारे पास हिटलर, ठीक है। स्लोगन याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो इंटीग्रेशन था उसको किस स्लोगन के अंदर बनाया गया था। अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, इतने सबके बीच में शांति से एक पार्टी जो थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी, जर्मनी को। मतलब उसका बारे में कुछ हाँ तो नहीं कह रही लेकिन ना भी नहीं कह रही, रास्ता नहीं रोक रही उसका। इंग्लैंड क्यों मदद कर रहा था, इंग्लैंड को समझ में आ गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है ना, बहुत कठिन है, एकदम क्रूअल है लोगों के लिए। सारे रिसोर्सेज लेना, पॉपुलेशन ले लेना, ओवरसीज टेरिटरीज ले लेना, फिर रिसोर्स रिच एरियाज ले लेना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्श थी। इसलिए एक अनस्पोकन, बिना कहे एक प्रकार का सपोर्ट किसका था, इंग्लैंड का जर्मनी को। लेकिन सून हिटलर जो है वो क्या बोल देते हैं शैसेट को कि भाई अब तुम जाओ। क्यों, जबकि वो तो इकोनॉमिस्ट से अच्छा काम कर रहे थे। उनको इसलिए हटाया जाता है क्योंकि सैशेट ना हिटलर को मना कर देते हैं। किस बात के लिए, रीआर्मामेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। हिटलर चाहते थे कि भाई दोबारा से आर्मी बनाई जाए, बहुत अच्छी आर्मी बनाई जाए, बहुत सारे वेपन्स बनाए जाएँ, ठीक है। अब ये सब कुछ करने में मनी तो लगेगा ना, मनी कहाँ से आएगा, मनी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था यहाँ ठीक ठाक सक्सेस से, उस पैसे को इन्वेस्ट रीआर्मामेंट करने के लिए कौन सोचता था, हिटलर, ठीक है। हिटलर को लगता था कि इस पैसे को यहाँ लगा देना चाहिए। सैशेट का कहना था कि नहीं लगाना चाहिए, अभी हमारे पास ये सब करने के लिए मनी नहीं है, और साथ में अभी हमें अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर्मी बनाकर दूसरे देशों से लड़ने में। लेकिन हिटलर को ऐसे सवाल करने वाले लोग या इस प्रकार की बातें करने वाले लोग पसंद नहीं आए, ठीक है। और हिटलर ने क्या बोला सैशेट को कि जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी, कल से काम पे मत आना, ठीक है। सैशेट को हटाया और हिटलर जो रीआर्मामेंट करना चाहते थे वो उन्होंने करना चालू कर दिया। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे सबसे ज़्यादा खराब तरीके से हिट कौन हुआ था, जर्मनी, उससे बाहर निकलने का हिटलर ने एक तरीका ढूंढा, जो था वॉर। हिटलर को लगता था कि वॉर करो और दूसरे की टेरिटरीज ले लो, दूसरे के रिसोर्सेज ले लो और अपने लोगों को वहाँ पर रख दो, चलने दो सब कुछ, ठीक है। ट्रीटी वगैरह कुछ नहीं करनी, संधि वगैरह कुछ नहीं करनी, हमको सीधा अटैक करना है, जीतना है और वो एरिया अपने अंडर लेना है। रिसोर्सेज टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। और रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है दूसरी कंट्री पर क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, अटैक करोगे, जीत लोगे तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज भी इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरे की कंट्री के रिसोर्सेज भी आप अपने लिए यूज़ कर पाओगे। चलो, अब इतना सब हो गया, फिर क्या ऐसी कंडीशन बनी कि वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया 1939 में। अभी हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, कुछ कुछ इश्यूज हुए, पर 2 क्यों हुआ, क्या कारण था उसका, ये देखेंगे अब। सितंबर 1939 में जर्मनी जो है सबसे पहले पोलैंड को इन्वेट करता है, मतलब पोलैंड पर हमला करता है। जैसे पोलैंड पर हमला होता है, फ्रांस और इंग्लैंड को समझ में आ जाता है कि जर्मनी की हरकतें दोबारा चालू हो गई, तो फिर जर्मनी से फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का क्या होने लगता है, वॉर होने लग जाता है। लेकिन सितंबर 1940 में एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट होता है। ट्रीपार्टाइट पैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 पार्टीज होंगी, ठीक है। कोई भी पैक्ट या कोई भी ट्रीटी जिसको हम कहेंगे जिसमें 3 पार्टी हैं, तो उसको हम कह रहे हैं ट्रीपार्टाइट पैक्ट। एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट साइन होगा किसके बीच में, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि असल में इटली और जर्मनी का तो यूनिफिकेशन हो जाता है, बट जापान जो है, जापान के इस वॉर में आने से जर्मनी की जो पावर है, हिटलर की जो पावर है, वो एक इंटरनेशनल पावर में क्लेम हो जाती है, ठीक है। वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि भाई हाँ, अब मैं सुप्रीम पावर, ठीक है। तो 1940 एंड ऑफ 1940 ख़त्म होते होते हिटलर की जो पावर थी वो पिनाकल पे थी। पिनाकल का मतलब क्या है, सबसे ऊपर, पीक पर थी, ठीक है। ही वॉन्टेड टू कॉन्क्योर ईस्टर्न यूरोप, लेकिन हिटलर चाह क्या रहा था, हिटलर चाह रहा था कि भाई उसको ईस्टर्न यूरोप भी मिल जाए। ईस्टर्न यूरोप क्या है, यहाँ पर अगर जर्मनी है तो इस तरफ वाला यूरोप है ना, अगर हम डायरेक्शन देखें तो दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट,
तो इस तरफ वाले जो बाल्कन नेशंस थे और दूसरी कंट्रीज थी उनको कौन जीतना चाह रहा था? हिटलर। wanted to ensure food supplies and living space to Germans। और क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी के पास रिसोर्सेज की हो गई थी काफ़ी ज़्यादा कमी, और हिटलर की तो पॉलिसी थी कि हम जितना ज़्यादा अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे हम दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे, तो फूड सप्लाईज मिल पाएंगी उसको, और साथ में वो जर्मन्स को क्या देना चाह रहा था? एक लिविंग स्पेस। ठीक है, लेबेनसहेरम। अटैक्ड सोवियत यूनियन इन जून 1941। ठीक है, ये एक जर्मनी की गलती थी। क्या गलती थी? 1941 में जर्मनी सोवियत यूनियन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? रशिया, यूएसएसआर, है ना, इस पर कर देता है अटैक। यहाँ पर कौन होती है? रेड आर्मी। ठीक है, जो हमने बोल्शेविक्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। ठीक है, तो रशिया की यहाँ पर क्या होती है? रेड आर्मी। रेड आर्मी के हाथों जर्मनी को एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ही शर्मनाक हार मिलती है। कहाँ पर? स्टालिनग्राड में। ठीक है, स्टालिनग्राड में जर्मनी को हराने के बाद जो एरिया होता है ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रशिया का आधा नहीं, आधे से थोड़ा कम कहाँ पर है? यूरोप में है, और काफ़ी ज़्यादा पार्ट है एशिया में। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप वाला जिसको कैप्चर करने जर्मनी आती है, रशिया का हिस्सा, वो रशिया कैप्चर करता है और वहाँ पर रूल करता है काफ़ी सालों तक। ठीक है, यूएसए रेजिस्टेड एंट्री इन द वर्ल्ड वॉर 2। रेजिस्ट करना यानी एक तरीके से अवॉइड करना या मना करना। ठीक है, हालांकि यूएसए को बहुत बार बोला जाता है कि आप वॉर में आए, ठीक है, लेकिन यूएसए मना कर देता है कि भाई मेरे को वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं आना। कारण क्या था? क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो इस बार यूरोप का ये से था कि भाई वॉर सही नहीं है, वॉर में नहीं एंटर होना चाहिए, तो उसने काफ़ी समय तक उसको अवॉइड किया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ये देखा कि भाई जापान जो है इसकी पावर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि जापान बहुत लंबे, बहुत पुराने समय से थोड़ा डेवलप्ड था, है ना, जैसे आज हम जापान को डेवलप्ड देखते हैं, वो काफ़ी लंबे समय से उसकी ये प्रोग्रेस चल रही थी। जब यूएसए को ये समझ में आता है कि जापान ट्रिपार्टाइट पैक्ट में शामिल हो गया है, और जापान की एक हरकत, जापान क्या करता है? अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करेगा। पर्ल हार्बर क्या था? एक पोर्ट। ठीक है, एक पोर्ट जहाँ से यूएसए का ट्रेड होता था, उस पर कौन अटैक कर देता है? जापान। जब जापान अटैक करेगा तब अमेरिका रिटेलिएट करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा और वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये अटैक होगा, अमेरिका जो है, अमेरिका सिंपली एक काम करेगा, ये एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप कर देगा। कहाँ पर करेगा? ऑब्वियस ही बात है, जापान के ऊपर। तो जापान की 2 सिटीज़, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, 2 से 3 दिनों के अंतर में यहाँ पर क्या हो जाता है? एटम बॉम्ब से अटैक हो जाता है। 2 एटम बॉम्ब से अटैक होता है, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। ठीक है, कब? मई 1945, अगस्त में, 6 अगस्त एंड 8 और आई गेस 9 अगस्त। ठीक है, और इसके ही साथ हिटलर की हार हो जाती है और वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि असल में ये एटम बॉम्ब्स का जो अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है, जिसके कारण अब इससे ज़्यादा कोई भी वर्ल्ड वॉर में कुछ नहीं कर सकता था उस समय, तो वर्ल्ड वॉर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूएसए की तरफ वाले जो पार्टीज़ हैं वो जीतेंगी, मतलब इसमें भी कौन जीत गया? अलाइड पावर्स। सो कंक्लूजन ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी अलाइड पावर्स जीते जर्मनी को हराकर, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी अलाइड पावर्स जीते जर्मनी को हराकर। ठीक है, यहाँ पर हमारे वर्ल्ड वॉर 2 की हो जाती है कहानी ख़त्म। अब जो चैप्टर आगे आपको समझाना चाह रहा है वो एक्चुअली कंडीशंस बता रहा है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशंस हैं? जब हिटलर ने रूल किया तो किस तरीके की कंडीशंस जर्मनी में थी। ठीक है, नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था? नाजी मतलब नाजी पार्टी थी, ठीक है, हिटलर की पार्टी थी, और वर्ल्ड व्यू मतलब नाजी पार्टी दुनिया को कैसे देखती थी और अपनी सोसाइटी में क्या नज़रिया फैलाना चाहती थी। दैट वाज नाजी वर्ल्ड व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे की कहानी ख़त्म है। इसके आगे 1945 में बनेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ध्यान देगा कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस ना बने। ठीक है, अब ये यूएनओ के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर इसको कवर नहीं करता है। ठीक है, तो चलो अब हम सोसाइटल कंडीशंस पे आ जाते हैं। सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। नाजी वर्ल्ड व्यू असल में क्या था? बिलीव्स का एक सिस्टम था, लोग भरोसा किस तरीके से करते थे, सोचते समझते किस तरीके से थे। ठीक है, और प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करते थे? नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। ठीक है, मतलब एक रेशियल हायरार्की थी, रेसेस के बीच में हायरार्की थी। सर्टेन कम्युनिटी सबसे ऊपर है जिसका नाम था जर्मन, ठीक है, प्योर जर्मन जिनको कहा गया, उसके नीचे दूसरे लोग थे, और सबसे नीचे जो थे
ठीक है। लास्ट रंग में किसको रखा गया? ज्यूस को। और सबसे ऊपर कौन थे? ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ठीक है, ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस क्या है? जो ओरिजिनल नेटिव्स थे जर्मनी के, उनको कहा गया है। ठीक है, ब्लॉन्ड मतलब उनका हेयर कलर या उनका स्किन कलर बता रहे हैं, और ब्लू आइड मतलब जिनकी आंखें ब्लू कलर की हुआ करती थी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, प्योर जर्मन्स या और ज्यूस के बीच में, अदर कलर्ड पीपल को रखा गया था, लेकिन उनके भी एक हायरार्की थी, इक्वालिटी कहीं नहीं थी। तो कुल मिला के जर्मन सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत पीक पर थी। इन्फ्लुएंस बाय द आइडियाज ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन। और हिटलर ने ये रेशियल हायरार्की का जो लॉजिक था, वो असल में दो साइंटिस्ट की थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर दिया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का आपने बायो में पढ़ा होगा या साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो 10th में पढ़ोगे अभी आके। ये लोग क्या बता रहे हैं? ये बताते हैं कि भाई जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो इवॉल्व कैसे करती हैं, मॉडिफाई कैसे करती हैं, और सर्वाइवल कैसे होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बात कही थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो भी स्पीशी अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ सबसे बेस्ट तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करेगी या खुद को अडेप्ट कर लेगी, वही बस फिट रहेगी, मतलब वही फिट है और वही सर्वाइव कर पाएगी। बाकी सारी स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो साइंस था क्योंकि ये लोग साइंटिस्ट थे ना। लेकिन हिटलर ने इस थ्योरी का यूज़ अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपनी खुद की बात को साबित करने के लिए, क्या उसको क्या लगता था कि भैया फिटेस्ट कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो इनको ही सर्वाइव करना चाहिए, बाकी लोगों को सर्वाइव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भाई बाकी लोग अगर फिट नहीं होंगे तो ये खुद पेरिश होंगे ना धीरे धीरे। लेकिन हिटलर ने बोला कि नहीं, अगर ये फिट नहीं है तो इनको पेरिश करवाने का काम मेरा है, मतलब इनको मारने का काम किसका है? मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक प्योर जर्मन आर्यंस की सोसाइटी होनी चाहिए जर्मनी। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरी जो यहाँ पर है, इसका लॉजिक दिया हिटलर ने, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिपुलेटेड था। इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो फिट नहीं है उसको मार डालो, वो अपने आप पेरिश होगा। ठीक है, नाजी आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिश। ठीक है, अभी यही बात समझाई मैंने। आर्यन रेस वॉज फाइनेस्ट, हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। भाई आर्यन रेस है वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट है, और उसको अपनी प्योरिटी रिटेन, बचा के रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और पूरी सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को क्या करना चाहिए? डोमिनेट। ये थी हिटलर की आइडियोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू लेबेनसेरम, ठीक है, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। लेबेनसेरम का सिंपल मतलब है लिविंग स्पेस। ठीक है, मतलब कि जर्मनी में ये जो प्योर आर्यन रेस है, ठीक है, हमको इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसको लिविंग स्पेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, हमको रिसोर्सेज इसको देने पड़ेंगे। हम कैसे देंगे? वो नई नई टेरिटरीज पर अटैक करेंगे, उन पर कब्जा करेंगे, और उस पर बनाएंगे जर्मन्स के लिए सेटलमेंट। ठीक है, जर्मन सोसाइटी बना देंगे। एनहेंस मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन, दोनों ही पर्पस पूरे हो जाएंगे, रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में एक बात ये समझ में आएगी कि जर्मनी जो है वो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ा रहा है और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। ठीक है, चलो, नॉट ओनली दिस, जहाँ जहाँ पर हिटलर ने अपनी एक्सपेंशन करना चालू किया, वहाँ पर उसने सेम चीज़ फॉलो की जो थी रेशियल स्टेट। हिटलर चाहता था कि भाई जर्मनी को एक प्योर रेस वाला क्या बनाना चाहिए? कंट्री बनानी चाहिए, जहाँ पर कोई भी अनडिज़ायरेबल या इन्फीरियर रेस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग। लेकिन कैसे करेंगे? लोग तो रह रहे थे, प्योर जर्मन्स के अलावा भी ज्यूज, अदर कलर्ड पीपल, पोलिश पीपल, जिप्सी, सारे लोग रह रहे थे, तो उनको हटाया कैसे जाएगा? उनको एलिमिनेट करके। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे? उन सारे लोगों को हटा के जो कि अनडिज़ायरेबल थे। अनडिज़ायरेबल मतलब जिनको लायक नहीं समझा गया कहाँ रहने के? जर्मनी। पर सवाल ये है कि डिसाइड कौन करेगा कि कौन अनडिज़ायरेबल है और कौन डिज़ायरेबल है? ऑब्वियस सी बात है, किसका राज चल रहा है? हिटलर। तो कौन डिसाइड करने वाला है? हिटलर ओनली। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इसने डिज़ायरेबल किसको कहा और अनडिज़ायरेबल किसको कहा। प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को बोला कि भैया ये ही लोग बस डिज़ायरेबल हैं, ओनली प्योर, मतलब जो मिक्स्ड रेस से पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, जिनके फादर और मदर जो दोनों ही प्योर आर्यंस थे, वही लोग प्योर जर्मन्स हैं। और हेल्दी, इसका मतलब क्या है? ऐसे जर्मन्स जो कि हेल्दी नहीं हैं या फिजिकली अनफिट हैं या मेंटली अनफिट है,
वो भी डिज़ायरेबल नहीं है, मतलब उनको भी अलग करना पड़ेगा, नो मैटर वो जर्मन है या नहीं। इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन, ठीक है। बोला गया, हिटलर ने कैसे बोला, किस चीज़ से साबित किया कि भाई हम तो हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की बात को फॉलो कर रहे हैं, जबकि इन दोनों ने ऐसा कुछ भी कहा ही नहीं कि आप किसी भी रेस को डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल बनाओ, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दी कि अपने आप जो चीज़ सर्वाइव नहीं कर, मतलब जो भी चीज़ अडेप्ट नहीं करेगी, मॉडिफाई नहीं करेगी, फिट नहीं रहेगी, वो पेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो हिटलर ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि इनको पेरिश करवाना मेरी जिम्मेदारी है। यूथेनेशिया प्रोग्राम, अब हिटलर ने कुछ अतरंगी तरीके निकाले कि वो क्या कर सकता है, कैसे इन लोगों को पेरिश कर सकता है। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है, हिटलर की एक मेंटालिटी थी, देखो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये बात कि हिटलर क्या करता था। हिटलर को समझ में आया कि भाई मैंने कुछ डिज़ायरेबल कम्युनिटी बना दी है और कुछ अनडिज़ायरेबल कम्युनिटी बना दी है। अब जो अनडिज़ायरेबल है इनके प्रति हेट फैलाना किसका काम है, मेरा और मेरी नाजी पार्टी का। तो अनडिज़ायरेबल के प्रति पर्याप्त हेट फैलाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद सोचा जाता था कि अब एक काम करो, इनको कर देते हैं किल, इनको मार देते हैं, लेकिन इनको मारने में किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। अब मारने में रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ना, हो सकता है कि आर्मी से अटैक करवाया जाए, ठीक है, हो सकता है वेपन्स को यूज़ किया जाए, ये सब कुछ भी यूज़ मत करो। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि अनडिज़ायरेबल इतने भी डिज़र्विंग नहीं है कि आप उनको मारने के लिए भी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करो। तो फिर क्या तरीका था, हिटलर ने कुछ ऐसे वेज निकाले जिससे अनडिज़ायरेबल पीपल को मारना भी हो जाएगा लेकिन उनके किसी प्रकार के रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे में एक था प्रोग्राम जिसका नाम था यूथेनेशिया, ठीक है। यूथेनेशिया किसके लिए था, मेंटली या फिजिकली अनफिट जो भी लोग थे, मोस्टली ये जर्मन्स ही थे, मतलब ज्यूज तो वैसे भी चले जाएंगे क्योंकि वो ज्यूज हैं, लेकिन जर्मन्स, किन जर्मन्स को मारा गया, जो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। इनको क्यों मारा, ये तो प्योर जर्मन्स थे, इसीलिए क्योंकि ये कभी देश के काम नहीं आने वाले थे, ऐसा हिटलर को लगता था कि ना तो ये आर्मी में जा सकते हैं, ना ये वॉर लड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही ये कुछ ऐसा काम करके नेशन की इकोनॉमी में मदद करेंगे। तो एक काम करो, इनको खाना मत खाने दो, ठीक है, ये हमारा फूड वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जर्मन आर्मी के कभी काम नहीं आएंगे, तो इन लोगों को भी क्या कर दो, मार दो, ठीक है। अब समझो कि यूथेनेशिया क्या था। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है, यूथेनेशिया मतलब एक तरीके से किसी भी व्यक्ति को मार तो रहे हैं आप लेकिन साइलेंटली, ठीक है। अब ये होता क्या है, यूथेनेशिया बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। यहाँ पर हमको एक्टिव यूथेनेशिया बताया गया, मतलब कि हिटलर अपनी एक ग्रुप बनाता था, ठीक है, उस ग्रुप में लोगों को हायर किया जाता था, ऑफिसर्स को हायर किया जाता था। इनको एक प्रकार का पॉइजनस इंजेक्शन जो है, पॉइजनस दवाई जो है वो किसको देनी होती थी, ये फिजिकली और मेंटली अनफिट लोगों को, ठीक है। ये दवाई के बाद कुछ समय में क्या होता था, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती थी, ठीक है। ना तो बंदूक चलानी पड़ी, ना तो आर्मी को वेस्ट करना पड़ा, ना ही कोई जंग लड़नी पड़ी, सिंपली उन्होंने क्या किया सॉरी उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का पॉइजनस इंजेक्शन जो है वो लोगों को दे दिया और वो मर गए, ठीक है। इसमें ही काम करते थे, यही पॉइजन देने का काम कौन करता था, हेलमट का फादर, ठीक है। हेलमट के फादर जो थे वो यही काम करते थे, इसलिए उनको डर लगता था कि आगे जाके ऐसा ना हो कि जो अलाइड पावर्स जीत गई हैं, जब वो रिवेंज लेने आएंगी तो हमारी हालत बुरी हो जाएगी, ठीक है। इसी का डर था किसको, हेलमट के फादर को। सो दिस वाज यूथेनेशिया प्रोग्राम। पैसिव यूथेनेशिया ऑल्दो चैप्टर में नहीं समझाया गया है लेकिन समझने में बुराई नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट अगर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है तो अगर आप उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन मास्क है, वेंटिलेटर है, जो कुछ भी है, ठीक है, तो भी वो थोड़ी देर में मर जाएगा क्योंकि उसके पास सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। तो इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। चलो, ज्यूज रिमेन दी वर्स्ट सफरर्स, इन सब में सबसे खराब हालत किसकी थी, ज्यूज की। क्यों, क्योंकि ज्यूज के प्रति जर्मन की ट्रेडिशनल हॉस्टैलिटी थी, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी टुवर्ड्स द ज्यूज। हॉस्टैलिटी मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे
कि एक अत्याचारी है, एक नफरत थी किसके मन में, जर्मन्स के मन में, किसके लिए, ज्यूज के प्रति। क्यों? क्योंकि उनको एक स्टीरियोटाइप के अंदर से देखा जाता था, हमेशा उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था कि इन लोगों ने किसको मारा है, जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, इन लोगों ने मतलब इनके जो पूर्वज थे, जीव कम्युनिटी ने भी क्या किया है, जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया। ठीक है, इसके कारण इनके प्रति बहुत ज़्यादा हेट थी, क्योंकि जर्मन्स जो थे वो क्रिश्चियन थे। ठीक, ज्यूज वर बार्ड फ्रॉम ओइंग लैंड, ज्यूज को साफ मना था कि आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रेड और मनी लेंडिंग के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, मतलब इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज, और इनको जर्मनी में गेटोज नाम की जगह होती थी। गेटो असल में किसी जगह का नाम नहीं है, एक कंसेप्ट होता था कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी से बचने के लिए एक साथ आकर रहने लगते हैं ताकि उनको प्रोटेक्टेड वो रह सकें, है ना, उन पर अलग अलग रहेंगे तो उन पर अटैक करना ज़्यादा आसान होगा। तो अगर वो एक साथ एक पर्टिकुलर जगह पर आके रहते हैं तो इसको कहा जाता है गेटो। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में इनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती थी, इसलिए ये कहाँ आकर रहते थे, मतलब पेरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, समय समय पर इनके लिए ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता रहता था और इनको ज़मीन से भगा दिया जाता था। ठीक है, या मार दिया जाता था। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने गेटोज में रहना चालू कर दिया। हिटलर का कहना था कि भैया देयर इज़ वन ज्यूइश प्रॉब्लम। ज्यूइश प्रॉब्लम क्या थी कि ज्यूइश लोग या ज्यूज लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ये थी हिटलर की प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल एलिमिनेशन से। ठीक है, कोई भी प्रकार का दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने हिटलर को सजेस्ट किया कि एक काम करो ना, ज्यूज से इतनी समस्या है तो उनका कन्वर्जन करा दो प्योर जर्मन्स में। ठीक है, लेकिन हिटलर ने बोला कि नहीं, कन्वर्जन इज नॉट एन ऑप्शन, सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, दैट इज टोटल एलिमिनेशन। और टोटल एलिमिनेशन का मतलब क्या था, आप इस चैप्टर में समझेंगे, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, टोटल एलिमिनेशन, फाइनल सोल्यूशन, इस प्रकार के कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिनका अल्टीमेटली शब्द यही था कि वी नीड टू परसिक्यूट ज्यूज। लेकिन वो सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, कहीं पर भी चैप्टर में किल या मर्डर इस तरीके के शब्दों को यूज़ किया ही नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि चैप्टर में यूज़ नहीं किया गया, जर्मनी ने कभी भी अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में या मीडिया ने कभी भी जर्मनी के ऐसे शब्द यूज़ ही नहीं किए, या किल या मर्डर, नेवर। ठीक है, जैसे टोटल एलिमिनेशन बोला उन्होंने कि भाई पूरी तरीके से किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको, ज्यूज को। इवेंचुअली सेंडिंग देम टू गैस चैम्बर्स। ठीक है, वायलेंस वगैरह उनके प्रति करते रहना, उनको गेटोज में रखना, ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार करना, और साथ में फाइनली उनको कहाँ भेज देना, गैस चैम्बर्स। गैस चैम्बर्स में क्या होगा, सफोकेटिव गैस होगी, जिसके कारण क्या होगा, उनको इतना ज़्यादा सफोकेशन होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यूज जो हैं वो मर जाएंगे। छोटे से कमरे में हम बहुत सारे लोगों को एक साथ भर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी और वो मर जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि गैस चैम्बर्स में भेज दिया, और किसी भी प्रकार का जो खर्चा है वो जर्मनी ने नहीं किया इतने सारे लोगों को मारने के लिए। ठीक, चलो आगे हम कुछ और तरीके देखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से दूसरे और तरीके थे हिटलर के लोगों को मारने के। रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया क्या है, रेशियल मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रेस, और यूटोपिया मतलब कंडीशन विच आर टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशंस जो इतनी ज़्यादा परफेक्ट साउंड करती हैं कि हम मान लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट तो नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती जहाँ पर सब कुछ एकदम अच्छा ही अच्छा हो। ठीक है, अगर आप ऐसी सोसाइटी की उम्मीद करते हैं तो असल में ये आपका एक यूटोपिया है, ये यूटोपियन व्यूज़ हैं आपके। ठीक है, तो इस टॉपिक का, इस हेडिंग का नाम क्या है, रेशियल यूटोपिया। मतलब हिटलर के दिमाग में एक आइडिया था कि जर्मन सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से कैसी होनी चाहिए, प्योर जर्मन से बनी होनी चाहिए, दूसरी रेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जो कि एक यूटोपियन आइडिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वो अपने इस आइडिया पर इतना फर्म था कि वो इसको सच साबित करने चला था। कैसे करेगा, लोगों को मार के। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जो था उसको कौन एनेक्स करेगा, कौन उस पर कब्जा कर लेगा, जर्मनी। ठीक है, पोल्स कौन है, जो पोलैंड के नेटिव्स हैं। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स। जब जर्मनी ने, यहाँ पर जर्मनी है और इधर पे आप मान के चलो पोलैंड,
ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा किसने कवर कर लिया? जर्मनी ने, पोलैंड का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो पोल्स थे इनको बोला गया कि भैया आप ये ना ईस्टर्न तरफ शिफ्ट होते चले जाओ, भगा दिया गया इनको। क्यों? क्योंकि ये वाली जो जगह है यहाँ पर आके अब कौन रहेंगे? जर्मन्स, ठीक है। एथनिक जर्मन्स जो हैं वो यहाँ, प्रॉपर जर्मन्स जो हैं वो यहाँ आके रहेंगे और उनकी किसकी प्रॉपर्टी? पोल्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। इट्स सिंपली लाइक कि कोई आपके घर आके आपसे कह रहा है कि भाई उठ के यहाँ से भगो, हम तुम्हारा घर और तुम्हारे रिसोर्सेज को अब यूज़ करेंगे। द सेम हैपेंड विथ पोल्स। हर्डेड लाइक कैटल्स इन अदर पार्ट कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। और असल में इससे भी ख़राब बात यह है कि ये पोल्स को धीरे धीरे करके जब ईस्टर्न हिस्से में फेंका गया तो यहाँ पर इन्होंने एक एरिया बनाया जिसका नाम था जनरल गवर्नमेंट। इस एरिया का नाम क्या था? जनरल गवर्नमेंट। ये कौन सी जगह थी? वो जगह जहाँ पर सारे अनडिजायरेबल्स को पहुँचाया जाना था। मतलब घर से तो निकाला ही पोल्स को, उसके बाद उनको बोल दिया कि अब तुम भी अल्टीमेटली कहाँ जाने वाले हो? कंसंट्रेशन कैंप्स या फिर गैस चैम्बर्स, ठीक है। इनको भेड़ बकरियों की तरह भगाया गया। कहाँ पर? जनरल गवर्नमेंट में, जो कि ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था, पोलैंड के, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया मर्डर्ड, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हिटलर का दिमाग कितना ज़्यादा था कि उसने पोल सोसाइटी में, पोलैंड की सोसाइटी में जो इंटेलिजेंसिया थे, मतलब कि जो थोड़े से समझदार लोग हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे थे, सोच समझ सकते थे, ठीक है, लोगों को बता सकते थे कि हिटलर असल में क्या करना चाह रहा है। तो हिटलर ने बोला कि ये लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ हल्ला करेंगे, इनको पहले मारो। तो जितने भी होशियार लोग थे, जितने भी इंटेलिजेंसिया का हिस्सा थे, उन सारे लोगों को पहले मर्डर कर दिया गया, ताकि एक तो लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा, ठीक है। पोलिश पीपल भी क्या नहीं करेंगे? अगेंस्ट नहीं जाएंगे हिटलर के, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर इन लोगों को मर्डर कर दिया है, मार दिया गया है, तो ये कहीं पर भी अवेयरनेस फैला ही नहीं पाएंगे, लोगों को बता ही नहीं पाएंगे कि हिटलर कर क्या रहा था। तो नो बडी विल गेट टू नो, ठीक है। और हिटलर का काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हिटलर ने यहाँ क्या किया? जितने भी इंटेलिजेंसिया कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग थे उनको पहले ही मरवा दिया। पोलिश चिल्ड्रन हु रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड मतलब पहचानना, मतलब एक तरीके से किसी दूसरे के जैसे दिखना। ऐसे पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस की तरह दिखते थे, जर्मन्स की तरह दिखते थे, उनको उनकी मदर से फोर्सिबली छीन लिया गया और रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या किया गया? एग्जामिन। रेस एक्सपर्ट्स कौन थे? ऐसे लोग जिसको हिटलर ने अपॉइंट किया था, जो ये देखते थे कि अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये प्योर जर्मन है कि नहीं, ठीक है। ये पर्सन है जो अभी तक पोलिश चिल्ड्रन बन के रह रहा था, लेकिन अगर इसके जो अपीयरेंसेज हैं वो किसके जैसे हैं? जर्मन्स के जैसे हैं, तो भैया इसको भी जर्मन के साथ रखो, ठीक है। अगर वो ये रेस टेस्ट को पास कर लेते थे, कौन? बच्चे। कौन से बच्चे? पोलिश चिल्ड्रन। तो उनको जर्मन फैमिलीज़ को दे दिया जाता था, ठीक है, कि फॉस्टर फैमिलीज़ की तरह देगा कि ये लोगों को, ये चिल्ड्रन आज से किसके पास रहेंगे? जर्मन फैमिलीज़ के पास रहेंगे, ठीक है। और जर्मन फैमिली ही इनको पालेगी। और अगर वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाए तो उनको डिपॉजिट कर दिया जाएगा ऑर्फनेजेस में, यानी अनाथ आश्रम में उनको भेज दिया जाएगा। दिमाग देखिए, तो ये भी नहीं कि दोबारा उनकी मदर्स के पास भेज दिया जाए, नहीं, बच्चों को अलग करके कहाँ भेज दिया जाएगा? ऑर्फनेजेस में। और अल्टीमेटली जब ऑर्फनेजेस बहुत ज़्यादा भरने लग जाएंगे तो उनको भी भेज दिया जाएगा गैस चैम्बर्स में, ठीक है। अब देखते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। यूथ यानी कि जो आपकी यंग पॉपुलेशन है, इमर्जिंग यंग पॉपुलेशन है, उसका क्या हाल था नाजी जर्मनी में? हिटलर को बड़ा लगाव था यूथ से। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यही लोग हैं जो मेरे काम आने वाले हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हिटलर को एक बात और समझ में आती थी कि अगर यूथ को जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, उनको सीखने दो, जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनको जर्मन आर्मी में लेंगे, तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेंगे, हिटलर के मोटिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? हिटलर ने बोला इनको अभी से सिखाना चालू कर दो, है ना, नींव ही ऐसी रखो कि ये ज्यूज़ को हेट करने लगें और हिटलर को वर्शिप करने लगें, ठीक है। तो देखते हैं हिटलर ने यूथ के लिए क्या क्या किया। Hitler felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. अगर हमको एक नाजी सोसाइटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करवाना है तो सबसे ज़रूरी है कि भाई उसमें रहने वाले जो चिल्ड्रन हैं या जो यूथ हैं उनको अभी से ही आइडियोलॉजी सिखाना चालू कर दो, उनको भरोसा करवा दो कि हिटलर जो भी कहता है वो एकदम सही है, ज्यूज़ खराब हैं मतलब खराब हैं, ठीक है। बेस से अगर सिखा दोगे तो बच्चे जो हैं वो बड़े होकर अच्छे जर्मन सिटीजन्स बन पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हिटलर ने क्या किया? स्कूल्स में कुछ चेंजेस कराने चालू कर दिए, ठीक है। देखते हैं स्कूल्स में क्या क्या चेंज करा है। स्कूल्स को क्लेंस और प्योरीफाई किया गया।
इसका मतलब क्या है? नहीं, कोई गंगा जल नहीं छिड़का गया वहाँ पे जाके। क्लेंस और प्योरीफाई का मतलब है कि जो ज्यूस टीचर थे उनको निकाल के बाहर कर दिया कि नहीं, अब से स्कूल में कोई भी ज्यूस टीचर जो है वो पढ़ाएंगे नहीं, उनको डिसमिस किया गया। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, ठीक है, बच्चों को क्या किया गया? सेग्रीगेट कर दिया गया कि जर्मन्स जो हैं वो इस तरफ बैठेंगे, ज्यूस जो हैं वो इस तरफ बैठेंगे। ना तो ये साथ में बैठेंगे, ना खेलेंगे, ना पढ़ेंगे। टोटली ज्यूस एंड जर्मन्स वर सेपरेटेड। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, और धीरे से अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जो थे कौन कौन थे? ऑब्वियस ही बात है, ज्यूस बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप्स और जिप्सीज। जिप्सीज मतलब दूसरी कम्युनिटीज़ जो उस समय कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी? जर्मनी में। उन सारे बच्चों को धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकालना चालू कर दिया, ठीक है, और बाहर निकाला ही, साथ में उनको धीरे धीरे करके कहाँ भेजना चालू कर दिया? गैस चैम्बर्स, ठीक है। तो मतलब गैस चैम्बर से कोई भी नहीं बचा, ना तो फिजिकली और मेंटली अनफिट जर्मन्स बच पाए, ज्यूस तो बचेंगे ही नहीं, बच्चे भी नहीं बचे, ठीक है। तो हिटलर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था एज में, ठीक है। छोटा बच्चा भी है, ज्यू है या अनडिजायरेबल है तो अलग कर दो, ठीक है, गैस चैम्बर भेज दो। गुड जर्मन चिल्ड्रन कैसे बनाए गए? ठीक है, हिटलर ने बोला कि अच्छी स्कूलिंग करो, और अच्छी स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए? नाजी स्कूलिंग जैसी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर नाजी आइडियोलॉजी शुड बी टॉट इन स्कूल्स, ठीक है, तभी अच्छे गुड जर्मन चिल्ड्रन जो हैं वो बन पाएंगे। कैसे करेंगे भाई? नाजी स्कूलिंग के क्या क्या पार्ट्स होंगे? एक काम करो, टेक्स्ट बुक को दोबारा लिख दो, ठीक है, टेक्स्ट बुक को दोबारा लिखो। क्या लिखना था दोबारा? टेक्स्ट बुक में हिटलर को आप सही साबित करेंगे, बहुत अच्छा बताएंगे, ठीक है, कि हिटलर जो कुछ भी करता है वो सब कुछ अच्छा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। और ज्यूस को सबसे गंदा बता दो, इतना गंदा बता दो कि बच्चा जब किताब पढ़े तो वो अपने आप ज्यूस को हेट करने लग जाए और हिटलर को पसंद करने लग जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैनिपुलेशन एट इट्स बेस्ट। छोटे बच्चों को मैनिपुलेट कर दो तो उनकी मेंटालिटी वैसे ही बनी रहेगी बड़े तक, है ना, और फिर नाजी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़। नाजी आइडियाज़ को जस्टिफाई करने के लिए, यानी सच साबित करने के लिए क्या किया गया? रेशियल साइंस पढ़ाया गया। मतलब जो साइंस की टेक्स्ट बुक थी वो अनबायस्ड ना होकर रेसेस के बेसिस पर थी। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज पॉपुलराइज्ड, किताबों में ज्यूज को गंदा बताया, ठीक है, मतलब उनको किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट बताया गया। साथ में ये बताया गया कि ज्यूज जो है वो हमारी सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो बचपन से ही लोग क्या करने लगे? बच्चे जो थे वो ज्यूज के प्रति स्टीरियोटाइप्स बनाने लगे और उनको हेट करने लगे। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। लॉयल मतलब किसी के भी प्रति, किसके प्रति? हिटलर के प्रति वफादार रहना, और साथ में सबमिसिव रहना, यानी कि अगर हिटलर कुछ कह रहा है तो भाई वो बात आपको माननी पड़ेगी। हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर, ज्यूज को हेट करो, हिटलर की वर्शिप करो, पूजा करो, उसको बहुत सुपीरियर मानो। साथ में बच्चों को अग्रेशन और वायलेंस जैसी चीज़ भी कहाँ सिखाई गई? स्कूल्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। क्या सिखाया गया? कि भाई बच्चे जो हैं इनको वायलेंस करना चाहिए, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो इट्स ओके, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट बच्चा दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ क्या दिखा रहा है? अग्रेशन दिखा रहा है या वायलेंस दिखा रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट किया जाता था। क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? अग्रेशन और वायलेंस तो कहीं से सही नहीं है, हिटलर की नज़र में थे। अगर आपको दुनिया को जीतना है, अगर आपको वर्ल्ड कॉन्कर करना है तो आपको वायलेंस और अग्रेशन दोनों आना चाहिए, है ना, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो बचपन से ही सिखा दो, वायलेंस और अग्रेशन सिखा दो, ठीक है। इसके बाद बच्चे जब थोड़े से बड़े होंगे तो उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। नेशनल सोशलिज्म के स्पिरिट में, मतलब नेशनल सोशलिज्म के फेवर में क्या बोला गया? कि अभी से लोगों को, अभी से बच्चों को क्या करना चालू कर दो? ट्रेन करना चालू कर दो कि आगे सोसाइटी कैसे चलानी है। उसके लिए बनने लगे यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा, जर्मन बच्चा, तो उसको जंग वॉक नाम के यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर जब वो 14 ईयर्स का होगा तो वो इससे निकल के नाजी यूथ में आ जाएगा, ठीक है, जिसका नाम बदल के बाद में क्या रख दिया गया? हिटलर यूथ। ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ही था, ठीक है। एज याद रखेंगे। हिटलर यूथ क्या सिखा रहा था? लर्न टू वर्शिप वॉर। एक्चुअली वो सिखा रहा था कि भैया वॉर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, वॉर एकदम बढ़िया चीज़ है और होते रहना चाहिए, ठीक है। वॉर की वर्शिप करो। ग्लोरीफाई अग्रेशन एंड वायलेंस। वायलेंस और अग्रेशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया।
कंडेम्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाना बताएगा कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों फैला रहा है हिटलर ये? क्योंकि वो खुद डिक्टेटर है ना। अगर वो ये बताएगा कि डेमोक्रेसी अच्छी है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लोगों के मन में हेट पैदा नहीं करेगा तो लोग डेमोक्रेसी के लिए ऑप्ट कर लेंगे, अगर वो अवेयर हुए डेमोक्रेसी के बारे में। तो ज्यूज़ को हेट करने के लिए बोला गया और साथ में सारे लोग जो अनडिज़ायरेबल हैं उनको भी हेट करने को कहा गया। ठीक है, तो बेसिकली हिटलर एक था, लेकिन उसको लगता था कि अगर मैं सारे लोगों को अपने जैसा बना दूंगा, सारे लोग मेरे जैसा सोचने लगेंगे, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक अकेले व्यक्ति ने कितने ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया और किस हद तक किया। जब वो 18 ईयर्स होंगे बच्चे, तो उनको लेबर सर्विस देनी पड़ेगी, मतलब बहुत मेहनत का काम करना पड़ेगा। ठीक है, रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, क्यों? उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ बनाने के लिए। देन टू सर्व इन आर्म्ड फोर्स, और कंपल्सरीली उसके बाद उनको आर्मी में ज्वाइन करना पड़ेगा, आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 साल से लेकर पर्याप्त जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको किसी ना किसी नाजी आइडियोलॉजी में उलझा के रखना था, नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टिसिपेंट रखना था। यूथ लीग ऑफ नाजीज फाउंड इन 1922, जिसका नाम बाद में हिटलर यूथ रख दिया गया। ठीक है, यूथ लीग का नाम रखा गया हिटलर यूथ, याद रखेंगे। चलो, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। कल्ट का मतलब क्या है? एक बहुत ही फर्म बिलीव, एकदम पक्का विश्वास जिसको आप कहते हैं। मदरहुड मतलब एक मदर का जो काम है, वो जो अपब्रिंगिंग अपने चिल्ड्रन को दे रही है, वो कैसी होनी चाहिए। इन जर्मनी हिटलर को एक बात समझ में आती थी, वो मदर्स को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानता था। ठीक है, हिटलर मदर्स को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानता था। उसका कहना था कि एक मदर जो अपने बच्चे को सिखा सकती है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। क्या सिखाना था? डेफिनेटली हिटलर की रिक्वेस्ट ये भी होती थी मदर से कि भैया आपको नाजीज के फेवर में बातें सिखानी है और ज्यूज़ के अगेंस्ट में बात सिखानी है। इट वॉज टोल्ड दैट वेमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन। हिटलर का कहना था कि भैया वेमेन जो हैं वो मैन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। जहाँ भी जगह पर वेमेन की इक्वल राइट्स की, वोटिंग राइट्स की बातें हो रही हैं, वो असल में गलत है। ज़रूरत ही नहीं है वेमेन को मैन के बराबर इक्वल राइट्स लेने की, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंट है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉयज़ को बताया गया कि भैया आपको कैसा होना है? अग्रेसिव होना है, गुस्सा वाला होना है आपको। ठीक है, मैस्कुलिन होना है, मतलब मैनली होना है बहुत ज़्यादा, और साथ में स्टील हार्टेड होना है, मतलब दया नहीं आनी चाहिए किसी के ऊपर। ठीक है, क्यों नहीं आनी चाहिए? तभी तो मार पाओगे इतने सारे लोगों को, तभी तो गैस चैम्बर बेच पाओगे ना। ठीक है, अगर आपका जो हार्ट है वो स्टील हार्टेड नहीं है, अगर आप बहुत पत्थर दिल के नहीं हैं, तो आपको दया आ जाएगी और हो सकता है कि आप हिटलर के अगेंस्ट काम करने लगें। ठीक है, लोगों को मारने से पीछे हटने लगें, और जो कि हिटलर चाहता नहीं था। गर्ल्स वर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स। लड़कियों को एक ही बात सिखाई गई कि आपको बड़े होकर अच्छी मदर्स बनना है। ठीक है, और कैसे बच्चों को जन्म देना है? प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब प्योर जर्मन्स को ही क्या देना है? बर्थ देना है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि इनको बोला गया कि भाई आपको क्या करना है, आपको ज्यूज से एक डिस्टेंस, अदर कम्युनिटीज़, अनडिज़ायरेबल कम्युनिटीज से एक डिस्टेंस बना कर रहना है। सिर्फ प्योर जर्मन्स के साथ ही आपको चाइल्ड जो है वो रियर करने पड़ेंगे। गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस, मतलब ज्यूज से, दूसरी कम्युनिटी से दूर रहो। एंड टीच किड्स नाजी वैल्यूज, और बचपन से ही उनको बोला गया कि आपको क्या करना है? अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ को सिखाना है। हिटलर ने बोला इन माई स्टेट द मदर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। ठीक है, हिटलर क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे स्टेट में मदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों है सबसे इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो जो चीज़ें सिखा पाएगी वो स्कूल भी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, बट नॉट ऑल मदर्स वर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन अगर वो मदर को सबसे इम्पॉर्टेंट मान रहा है तो सारी मदर्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं था। कुछ मदर्स को अवार्ड दिया जाता था प्योर जर्मन आर्यन चिल्ड्रन को बियर करने के लिए, और वहीं पर अगर ज्यूज़ या इम्प्योरिटी आ गई वहाँ पर, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी के साथ उनके बच्चे हैं अगर, तो वहाँ पर उनको पनिशमेंट दी जाती थी। वेमेन बियरिंग अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश। ठीक है, वेमेन प्रोड्यूसिंग रेशियली डिजायरेबल यानी आर्यंस वर अवॉर्डेड। टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेज वर अवॉर्डेड। और ऑनर क्रॉसेज मतलब जो क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं कि क्रॉस होता है लाइक दिस, है ना, ऐसे एक ऑनर क्रॉस नाम से अवार्ड बनाता था, और वो किसको दिए जाते थे? विमेन को, जो ज़्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती थी। जैसे अगर प्योर जर्मन चिल्ड्रन 4 बच्चे पैदा किए किसी ने, तो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलेगा। 6 चिल्ड्रन तो सिल्वर क्रॉस, और 8 या उससे ज़्यादा तो गोल्ड क्रॉस। भाई इतनी पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ करने पे क्रॉसेस मिल रहे थे?
क्योंकि हिटलर को चाहिए थे आर्मी में और ज़्यादा लोग, ठीक है। और उसकी आर्मी, क्योंकि वो तो बचपन से ही बना दे रहे हैं ना, 10 साल का हुआ तो जंग वग ज्वाइन कर लेंगे, 14 का हुआ तो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे, फिर आर्मी में भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ऑल आर्यन वेमेन वर डेविएटेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है ये? जो तौर तरीके हिटलर बता रहा था कि भाई वुमेन को कैसे रहना है, गर्ल्स को क्या फॉलो करना है, उससे जो भी डेविएट हो रहे थे, यानी दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिक्सअप हो रही थी जो वुमेन, उनको पब्लिकली कंडेम किया गया और उनको पनिश किया गया, ठीक है। उनके हेड्स को शेव कर दिया गया, ठीक है, और उनको ह्यूमिलिएट करके क्या कराया गया, परेड वगैरह कराया गया जर्मनी में, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट कि नाजिज्म किस तरीके से जर्मनी के रूट्स में घुस रहा था, ठीक है, छोटे बच्चों के यूथ के दिमाग में घुसाया जा रहा था बाय हिटलर, ठीक है। चलो लास्ट 2 टॉपिक और बचे हमारे, द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा और होलोकास्ट के बारे में, इनको देखते हैं। आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा का मतलब होता है कोई भी एक एजेंडा बनाना, एक मुद्दा बना लेना, ठीक है। कैसे बनता है मुद्दा या एजेंडा? किसी भी एक टॉपिक को लेकर, ठीक है। नाजी रिजाइम जो था, या नाजी पावर जिसको हम कहेंगे, एम्पायर जिसको हम कहेंगे, उसने क्या किया, लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ किया। मतलब बाहर खबर तो जा रही है, लेकिन क्या खबर जा रही है ये हम डिसाइड कर रहे हैं, कैसे शब्दों में ये खबर जा रही है ये हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेवर यूज दी वर्ड लाइक किल और मर्डर। इतने लोगों को मारा, लेकिन कभी भी मजाल है कि किल या मर्डर नाम के शब्द का उपयोग कर लिया हो, ठीक है। देखते हैं अब ये वाला जो बॉक्स है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि भैया उसने क्या क्या किया और उसको बोला क्या क्या। मास किलिंग, लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर्स में मारा, उसको बोला गया स्पेशल ट्रीटमेंट, कि इतने सारे जो लोग हैं, ज्यूज जो हैं हमारे, इनको हम ले जा रहे हैं किसके लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। अब स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है, मार दिया, गेटिंग। ज्यूज के लिए क्या बोला गया, फाइनल सोल्यूशन, कि भैया ज्यूज जो हैं उनको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, दैट वी नीड टू फाइंड सम फाइनल सोल्यूशन। अभी फाइनल सोल्यूशन नाम सुन के किसी को ये थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि ये कितना नेगेटिव हो सकता है कि मार ही दो, है ना। फाइनल सोल्यूशन मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हमेशा के लिए ये जो आपसी रंजिश है ये खत्म हो जाए। डिसेबल्ड को क्या बोला गया, मतलब डिसेबल्ड के लिए क्या किया गया, यूथेनेशिया दिया गया उनको, ठीक है। सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन मतलब किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ बॉडी से हटाना, ठीक है, डिसइंफेक्ट करना। ये कैसे हो रहा था, गैस चैम्बर्स ले जाते थे, वहाँ पे ऐसे शावर लगे होते थे वॉशरूम लाइक एरियाज में, शावर हेड्स, ठीक है। यहाँ पर ले जाके लोगों को रखा जाता था, और ये शावर से पानी नहीं आता था कि कोई प्योर वाटर आ रहा है इनको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से असल में आती थी पॉइजनस गैस, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा रूम पॉइजनस गैस से भर जाता था और ये व्यक्ति सफोकेट होकर मर जाता था, ठीक है। ये था इनका डिसइंफेक्शन एंड सिलेक्शन, राइट। डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, लोगों को, ज्यूज को उठा उठा के गैस चैम्बर भेजा गया। इसको क्या बोला गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इवैक्यूएशन कर रहे हैं, मतलब इस जगह से लोगों को हटाकर दूसरी जगह रखेंगे। गैस चैम्बर्स को बोला गया डिसइंफेक्शन एरियाज। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये उतने नेगेटिव दिखते नहीं हैं जितने डार्क असल में इन्होंने काम कर दिए, ठीक है। दिस वॉज दी आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रखा। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर नाजिज्म। मीडिया को बहुत मैनिपुलेट किया गया, इमेजेस, फिल्म्स और पोस्टर्स इस प्रकार से दिखाई गई कि जो ज्यूज़ को हेट करवा दें और नाजीज़ को क्या करवा दें, या जर्मन्स जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक दिखा दें, ठीक है। प्रोपागेंडा फिल्म्स बनाई गई जिसमें ज्यूज़ के लिए हेट फैलाई गई। नाजीज़ को इक्वल एफर्ट करने पड़े अपने आप को ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए, मतलब ये दोनों तरफ से काम कर रहे थे। ज्यूज़ के लिए हेटरेट फैला दो, ठीक है, और अपने लिए लोगों की सिंपैथी लेकर आ जाओ, ठीक है। उन्होंने बोला कि नाजीज कुड ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सिर्फ नाजीज सॉल्व कर सकते हैं। तो नाजीज की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो गई और ज्यूज़ के अगेंस्ट जो हेटरेट थी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ऑर्डिनरी पीपल जो थे, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब ऐसे क्राइम किए गए, ये जो क्राइम्स थे ये असल में क्राइम्स है, ये एक्शंस नहीं है, ये क्राइम्स है, और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसको कई सारे लोगों ने कैसे देखा, नाजी आइस के थ्रू देखा, मैनिपुलेट हो गए कि हाँ भाई जर्मनी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। और उनको लगता था कि नाजिज्म जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई एक्टिव रेजिस्टेंस लेकर आना चाहिए हमें नाजिज्म के अगेंस्ट, कि भाई नाजिज्म गलत है,
कई लोग वाकई हिटलर के अगेंस्ट खड़े होने तैयार थे, ठीक है, लेकिन लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, पैसिव ऑनलुकर्स थे, खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और एपेथेटिक विटनेसेस थे, ठीक है। गवाह तो थे कि क्या हो रहा है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसके प्रति उनको कोई भी सिंपैथी नहीं थी, एम्पैथी नहीं थी, ठीक है, कोई भी दया भाव नहीं थे उनके मन में। यहीं पर पैस्टर निमोलर ने एक पोयम लिखी है जिसमें वो ये बताते हैं कि पहले वो ज्यूस को लेने आए, ठीक है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, फिर वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप को लेने के लिए आए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसे करके सब शांत रहे। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा मेरे लिए भी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। ज्यूस देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग, और सबसे ख़राब बात तो यही हुई, इतना ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड कर दिया गया ज्यूस को, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया कि वो एक समय के बाद खुद मानने लगे कि हाँ भाई हम जो हैं हम गलत हैं, ठीक है, हमें मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि ज्यूस डाइड मेनी डेथ्स बिफोर दे रीच्ड द गैस चैम्बर्स। गैस चैम्बर जाने से पहले भी ज्यूस ने कई सारी मौतें वो ऑलरेडी मर चुके थे। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ख़राब फील करा दिया गया था इन दी जर्मन सोसाइटी। नाउ लेट अस कंक्लूड द चैप्टर विद द लास्ट टॉपिक, नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। होलोकास्ट क्या था? जितनी भी एट्रोसिटीज़ ज्यूस के साथ की गई जर्मनी में, उन पर्टिकुलर क्राइम्स को कहा गया होलोकास्ट, ठीक है। द वर्ल्ड केम अप टू नो अबाउट द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैपेंड विद ज्यूस ओनली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 तक, तब तक एक्चुअली जर्मनी की मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थी, और हिटलर ने जितनी भी बातें बाहर की, जितनी भी बातें मीडिया के थ्रू बाहर गई, वो एक्चुअली ये आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा के थ्रू पहुंची। मतलब कि अगर मास किलिंग्स हो रही थी तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट कहा गया, डिसेबल्ड के लिए यूथेनेशिया या सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन जैसे शब्दों को यूज़ किया गया। ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने के कारण असल में पूरी दुनिया को पता नहीं चल पाया कि ज्यूस के साथ क्या क्या क्राइम्स हो रहे थे, ठीक है। तो बहुत बाद में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद, हिटलर के जाने के बाद ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया को समझ में आती हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था। ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज़ and sufferings they had endured during the Nazi killing operation called the Holocaust, ठीक है। तो इन लोगों ने, जो ज्यूस थे, ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि उनके साथ कितनी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उन्होंने कितना कुछ सफ़र किया है ड्यूरिंग दी नाजी किलिंग ऑपरेशंस, ठीक है, जिसको कहा गया है होलोकास्ट, ठीक है। एट्रोसिटीज़ का अगर आप सिंपल मतलब देखना चाहते हैं तो अत्याचार होगा, ठीक है, जो कि मिलता जुलता है बिल्कुल सफरिंग से। नाजी बर्न द एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिस, लेकिन जैसे ही हिटलर को समझ में आता है कि अब वो वर्ल्ड वॉर 2 भी हारने वाले हैं, तो हमने देखा था कि वो अपने मिनिस्टर्स और अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं, कलेक्टिव सुसाइड परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हिटलर अपने ऑफिशियल्स को एक ऑर्डर देते हैं कि आप जो है सारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उन सब के ऊपर पेट्रोल से लग के लगा दो आग। क्यों लगानी थी आग? ताकि सारे एविडेंसेस को मिटाया जा सके। एक्चुअली हिटलर को पता चल गया था कि नाउ द वर्ल्ड विल गेट टू नो अबाउट हिज डीड्स, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि जितना कुछ एविडेंस हम मिटा सकते हैं उतने तो हम मिटा ही दें। लेकिन फिर हमें पता कैसे चला कि ज्यूज़ के साथ क्या क्या हुआ? क्योंकि कुछ ज्यूज़ ने, जब वो नाजी जर्मनी में सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप्स में थे या गैस चैम्बर्स में थे या छुपने की कोशिश करते थे नाजी पार्टी से, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी, बुक्स लिखी, जिनको डॉक्यूमेंट्रीज में संभाला गया, ठीक है, पोइट्री लिखी, मेमोरियल्स लिखे, नॉवेल्स लिखी, जैसे आपने एक नॉवेल का नाम सुना होगा, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, जो किसने लिखी है? एनी फ्रैंक ने, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इन जनरल स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में एक आध चैप्टर तो इसका होता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो डायरीज़ हैं, ये ज्यूज़ की डायरीज़ हमको देखने को मिली और जिनसे पता चला कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सफ़र की हैं। देयर इज़ अ ट्रिब्यूट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एज वाली लाइन है। एज वाली लाइन का मतलब क्या होता है कि जब आप आंसर्स लिखते हैं और आप बुक का कोई एक ऐसा कोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, उसको सामने रख देते हैं आंसर में, तो यहाँ पर टीचर को समझ में आता है कि ठीक है, ये बच्चा जो है इसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, ठीक है, या एटलीस्ट इसने इस पर्टिकुलर कोड को याद रखने की मेहनत तो की है। तो अगर आप आंसर्स में ये वाली लाइन लिखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्कोरिंग परफॉर्मेंस दिखेगा। दीज आर अ ट्रिब्यूट
टू दोज हु रेजिस्टेड इट। और ये सारी जो मेमोरीज़ हैं, मतलब ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं, नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, पोइट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें असल में लोगों को क्या बताती हैं कि जिन लोगों ने इसको रेजिस्ट किया, किसको, नाज़ी रूल को, हिटलर के रूल को जिन लोगों ने रेजिस्ट किया, ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है, ठीक है, कि उन्होंने उस वक्त उसके अगेंस्ट लिखना शुरू किया था, या उस वक्त हिटलर के अगेंस्ट लिखने की हिम्मत की थी एटलीस्ट। एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड मीन्स दोज हु एक्चुअली हेल्प्ड हिटलर, जस्ट लाइक हेलमेट्स फादर, ठीक है, क्योंकि यूथेनेशिया प्रोग्राम में क्या थे, एक परफॉर्मर थे या कोलैबोरेटर थे, ठीक है। ये एक एम्बेरसिंग रिमाइंडर है, एक शर्मिंदगी से भरा हुआ रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नाजी पार्टी को सपोर्ट किया था या हिटलर के लिए काम किया था, एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। और असल में एक वार्निंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, दोज हु वर वॉचिंग एवरीथिंग, दोज हु वर ए पैथेटिक विटनेस। उन लोगों के लिए ये एक वार्निंग है कि अगर आप इतना ही शांत रहेंगे, अगर आप इतनी ही एपैथी से सारी चीज़ों को होते हुए देखते रहेंगे, तो कभी कोई आपकी हेल्प के लिए भी सामने नहीं आएगा, ठीक है। हमने एक पोइट की स्टोरी देखी थी ना, कि लास्ट में जब मेरी बारी आई, पहले ज्यूस को ले गए तब कोई नहीं आया, वेमेन को ले गए कोई नहीं आया, जब मेरी बारी आई तो भी कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं गया ना, देयर वॉज नो बडी टू टेक अ स्टैंड, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हिटलर के बारे में सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है, किस तरीके से उसने नाजी पार्टी फॉर्म की, फिर नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, किस तरीके से वो सारे लोगों को, पूरे जर्मनी को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था। फिर उसने चिल्ड्रन के साथ क्या किया, विमेन के लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मदरहुड के बारे में जो भी हमने बात करी थी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यूथ के लिए उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस थे, ये सब कुछ हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। हिटलर का एंड कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 किस तरीके से ख़त्म होता है, ठीक है, जापान और अमेरिका क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जितने भी डिटेल्स थे जो हमारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा देर से आया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट कवर सब कुछ हुआ है, डिटेल्स में कोई कमी नहीं है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, चैप्टर पूरा पढ़ने में समझ आ गया है, क्लियर हो गया है सारी चीज़ें, डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उनको पोस्ट करें। अदरवाइज like the lecture, do a comment and do share with your friends. Thank you so much. Keep watching.